हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम श्वेता है और मैं आपका नीट का पूरा सिलेबस अपने यूट्यूब चैनल पे कंप्लीट कराने वाली हूँ। तो आप मेरे चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज़ इसे अभी सब्सक्राइब करो और बेल आइकॉन को प्रेस करो, जिससे जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ तो वो आप तक पहुँच जाए और आप उसको देख सको। ठीक है। तो अभी तक मैंने किंगडम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में किंगडम मोनेरा के बारे में बता चुकी हूँ और किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में बता चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप मेरे चैनल में उसको देख सकते हो। उसके बाद अभी जो आज मैं किंगडम स्टार्ट करने वाली हूँ वो आप देख चुके होंगे, किंगडम फंजाई। ठीक है। किंगडम फंजाई के बारे में सबसे पहले मैं आपको इसका इंट्रोडक्शन देती हूँ कि इसमें किस तरह के ऑर्गेनिज़म आते हैं। तो जैसा कि आपने पहले देखा होगा, किंगडम मोनेरा प्रोकैरियोट्स थे और प्रोटिस्टा यूकैरियोट्स। तो फंजाई भी यूकैरियोट्स है, राइट। अभी फिर प्रोटिस्टा और फंजाई में डिफरेंस क्या है, ये सबसे पहले ये यूकैरियोट्स है, राइट। उसके बाद आपने देखा होगा कि प्रोटिस्टा यूनिसेलुलर होते हैं, मगर फंजाई जितने होते हैं वो मल्टी सेलुलर होते हैं। ओके, यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि ये मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स होते हैं। ठीक है। हाँ, इसमें एक एक्सेप्शन भी है। वैसे जनरली फंजाई मल्टी सेलुलर ही होते हैं, मगर इसका एक्सेप्शन है यीस्ट। यीस्ट एक ऐसा फंजाई है जो कि यूनिसेलुलर है। ठीक है। ये आपको याद हो गया होगा। यीस्ट इस तरह का, सपोज़ ये एक यीस्ट है, इसमें डिवीज़न भी होता है। तो इस तरीके से ये एक बड का फॉर्मेशन करते हैं और उसके बाद ये न्यूक्लियस इसका डिवाइड होता है और ये दो ईस्ट में डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है। तो अभी फंजाई, फंगस नाम से आपको क्या लग रहा होगा, बहुत गंदे गंदे सी चीज़ें, राइट। हाँ, मगर फंजाई कुछ बुरे होते हैं तो कुछ अच्छे फंजाई भी होते हैं। जैसे यीस्ट में ये कैटेगरी है, इसके अंदर सैक्रोमाइसिस सेरेविसिस होते हैं जो हमारे ब्रेड बनाने में हेल्प करते हैं। ठीक है। इसलिए इनको बेकर्स यीस्ट भी बोलते हैं, बेकर फंजाई। तो कुछ अच्छे फंजाई भी होते हैं और कुछ बुरे भी होते हैं। ठीक है। पेनिसिलिन ये एक अच्छे फंजाई के एग्जाम्पल में आप ले सकते हो। इससे ये एक एंटीबायोटिक है। बहुत सारे एंटीबायोटिक, यानी ये बैक्टीरिया को किल करने में हेल्प करता है। ठीक है। तो इस तरीके से और बुरे फंजाई बहुत सारे, जैसे रिंगवर्म होता है, या कई बार स्किन पे फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, और इवन प्लांट्स में भी होते हैं फंगल इन्फेक्शन, ह्यूमन बॉडी पे में होते हैं। तो इस तरह से इन्फेक्शियस भी होते हैं ये और अच्छे भी होते हैं। ठीक है। तो इतना आपको समझ आया होगा। अभी इसके न्यूट्रिशन के बारे में बात करते हैं। न्यूट्रिशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक दो चीज़ें और बता दूं। यहाँ मैं यूनिसेलुलर लिख देती हूँ, अदरवाइज़ आप कंफ्यूज हो जाओगे कि यीस्ट एक मल्टी सेलुलर है। यीस्ट इज़ यूनिसेलुलर। ठीक है। ये इसका एक्सेप्शन है। ओके। यीस्ट, इसमें यीस्ट एक कैटेगरी है। इसमें एक फंजाई, इसमें सैक्रोमाइसिस सेरेविसिस जो होते हैं वो बियर
और ब्रेड बनाने के काम आते हैं, इसलिए इसे ब्रीवर ईस्ट या फिर बेकर ईस्ट भी बोलते हैं। मैं यहाँ लिख देती हूँ 1 मिनट। सैक्रोमाइसिस सेरेविसिस, इसे आप याद रखना। इसे बेकर्स ईस्ट या ब्रीवर ईस्ट भी बोलते हैं, बिकॉज़ ये ब्रेड बनाने के काम आता है। या फिर ब्रीवर ईस्ट इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये बियर बनाने के काम आता है। ठीक है, उसके बाद आगे बात करते हैं। हाँ, फंजाई जो होते हैं इन्हें वार्म और ह्यूमिड एनवायरनमेंट ज़्यादा पसंद आता है, तो ये वार्म और ह्यूमिड एनवायरनमेंट में ग्रो करते हैं। ठीक है, और ये हर जगह पाए जाते हैं। इवन कुछ फंजाई ऐसे होते हैं जिसे हम खाते भी हैं। क्या आपको पता होगा या आप गेस कर सकते हो ऐसे कौन सा फंजाई है जिसे हम लोग खाते हैं? एक एग्जाम्पल, मशरूम हम लोग खाते हैं। वो मशरूम है क्या? वो एक फंजाई तो है। ठीक है, तो इस तरीके से फंजाई को वी कैन से दे आर कॉस्मोपॉलिटन, बिकॉज़ वो एयर में भी रहते हैं, वाटर में भी रहते हैं, सॉइल में भी रह सकते हैं, एनिमल्स में भी रह सकते हैं और प्लांट्स में भी रहते हैं। ठीक है, तो और फंजाई दिखते कैसे हैं, इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है? तो आपने कई बार देखा होगा, आपने बहुत बार फंगस को देखा होगा। आप जब कुछ खाना बाहर रह जाता है या फिर सपोज़ ब्रेड के ऊपर आपने इस तरीके से थोड़े ग्रीनिश सब्सटेंस देखे होंगे जब वो ब्रेड ख़राब होने लगता है, तो वो क्या है? दैट इज़ फंगस ओनली। ठीक है, जब फ्रूट्स या वेजिटेबल्स कई बार जो ख़राब हो जाते हैं तो उसके ऊपर भी एक ब्राउनिश, ग्रीनिश या वाइटिश इस तरह का कुछ ऐसा एक लेयर सा आ जाता है, वो फंगस होता है। फंगस से हम लोग फ्रिज में क्यों रखते हैं खाना? ताकि वो ख़राब ना हो, उसमें फंगस ना लगे। ठीक है, तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अभी हम लोग ये देखते हैं कि फंगस का स्ट्रक्चर क्या है, वो किस तरह के होते हैं। तो सपोज़ मान लो ये फंगस है। ठीक है, वो इस तरह के पतले पतले धागे के फॉर्म में होते हैं और इनके ग्रुप को माइसीलियम बोलते हैं। ठीक है, और ये एक इंडिविजुअल, ये जो आप थ्रेड जैसा स्ट्रक्चर देख रहे हो, मैंने थोड़ा मोटा बनाया ताकि आपको क्लियरली यहाँ दिख सके। इस तरीके से जो पतले से स्ट्रक्चर है, इसे हम हाइफे बोलते हैं। ठीक है, तो क्या बताया मैंने? ये फंगस में इस तरह के पतले पतले स्ट्रक्चर होते हैं, एक स्ट्रक्चर को हाइफे और इनका पूरा ग्रुप होता है, तो उसे माइसीलियम बोलते हैं। क्लियर? अभी फंगस का हम लोग ये देखते हैं कि वो उनका न्यूट्रिशन क्या है, वो किस तरीके से अपना खाना उनको मिलता है। तो इनके मोड ऑफ न्यूट्रिशन, कुछ फंजाई जो होते हैं वो सैप्रोफाइटिक होते हैं। ओके, कुछ पैरासिटिक होते हैं और कुछ जो होते हैं वो सिम्बायोटिक रिलेशन में रहते हैं। ओके, लेकिन जितने भी फंजाई होते हैं वो हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं, ऑटोट्रॉफिक फंजाई नहीं होते। जितने भी होते वो सारे
हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं, और हेटेरोट्रॉफ्स में वो ये 3 मेथड होते हैं जिनसे वो अपना न्यूट्रिशन उनको मिलता है: सैप्रोफाइटिक, पैरासिटिक एंड सिम्बायोटिक। सैप्रोफाइटिक में क्या होता है कि वो डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर ग्रो करते हैं। जैसे कोई चीज़ अगर वो मर गया, कोई भी ऑर्गेनिक मैटर, जैसे फ्रूट्स, प्लांट्स, कोई भी ऑर्गेनिक मैटर जो मर गया तो उससे वो न्यूट्रिशन लेते हैं। ठीक है। पैरासिटिक मतलब लिविंग होस्ट के ऊपर वो रहते हैं और उससे अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। ओके। अभी जैसे फंगल इन्फेक्शन होता है स्किन पे, तो वो फंगल इन्फेक्शन वो स्किन पे क्या करता है, उसको क्या शौक है कि वो एनिमल ह्यूमन स्किन पे आके वो इस तरीके से वो जमा हो जाता है, वो इससे अपना न्यूट्रिशन लेता है, उससे उसको एनर्जी मिलती है। ठीक है। तो वो पैरासिटिक फॉर्म हुआ है। डिफरेंस क्या हुआ सैप्रोफाइटिक और पैरासिटिक में? सैप्रोफाइटिक डेड एंड डिकेइंग मैटर पे होता है और पैरासिटिक लिविंग होस्ट पे होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म पे होता है। राइट। अभी सिम्बायोटिक में क्या होता है? सिम्बायोटिक में होता है कि 2 ऑर्गेनिज्म, फंजाई और मैं बताऊंगी, सपोज़ 2 ऑर्गेनिज्म, डिफरेंट तरह के ऑर्गेनिज्म जब एक साथ रहते हैं और दोनों को उससे प्रॉफिट होता है। जैसे कि अगर आप स्कूल गए हो, आप स्कूल में अगर आपको कलर करने हैं, आपके पास आपको रेड और ग्रीन 2 कलर्स चाहिए, आपके पास रेड है, आपके फ्रेंड के पास ग्रीन है, तो दोनों फ्रेंड एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं जिससे दोनों को प्रॉफिट है। सेम यही चीज़ यहाँ अप्लाई होता है सिम्बायोटिक रिलेशन में। जैसे कुछ फंगस होते हैं वो एल्गी के साथ एसोसिएशन में रहते हैं। एल्गी क्या होता है? एल्गी छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं। जैसे आप लोग ट्रीज़ देखते हो, ट्रीज़ तो बहुत बड़े हो गए, इनफैक्ट कुछ ऐसे प्लांट्स भी होते हैं जो काफ़ी छोटे होते हैं, माइक्रोस्कोपिक भी होते हैं। ठीक है। तो एल्गी जो होते हैं वो काफ़ी छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं और उन प्लांट्स के साथ ये फंगस जो है वो इस तरीके से एसोसिएशन में रहता है, उसके साथ आके चिपक जाता है, मिल जाता है उसके साथ। तो इससे क्या फ़ायदा है इससे? और एल्गी ऐसा चाहता है कि ये फंगस उसके साथ रहे। क्यों? ये सपोज़ एल्गी है, छोटे प्लांट्स, और ये फंगस है। तो एल्गी को प्रॉफिट ये है कि फंगस इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। कैसे? इन द फॉर्म ऑफ मिनरल एंड वाटर। वो जितना इसका सरफेस एरिया काफ़ी बड़ा होता है, ये पतले पतले होते हैं, बहुत पतले होते हैं और वो काफ़ी दूर तक फैल जाते हैं। तो सरफेस एरिया बड़ा होने के कारण ये एब्जॉर्ब करते हैं मिनरल्स एंड वाटर, ये एब्जॉर्ब करके ये एल्गी को प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। और इसके बदले एल्गी से उन्हें क्या मिलता है? वो क्यों एल्गी के साथ रहते हैं? वो एल्गी जो फोटोसिंथेसिस करते हैं और ग्लूकोज बनाते हैं, वो कुछ ग्लूकोज अपने पास रखते हैं और फिर कुछ फंगस को प्रोवाइड करते हैं। तो इस तरीके से दोनों को एक दूसरे से प्रॉफिट है। एल्गी फंगस के लिए फूड प्रोवाइड करता है, फोटोसिंथेसिस करता है एल्गी, तो वो अपना ग्लूकोज बनाता है और वो ग्लूकोज फंगस को भी प्रोवाइड करता है, और फंगस जो होते हैं वो उनको मिनरल्स एंड वाटर प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से, और इनके एसोसिएशन को क्या बोलते हैं? ये नाम आप याद रखना, इनके एसोसिएशन को लाइकेन बोलते हैं। ठीक है। अब कुछ सिम्बायोटिक रिलेशन में एल्गी फंगस जो हैं वो बड़े बड़े प्लांट्स के साथ भी एसोसिएशन में रहते हैं। वो इनके रूट में इस तरीके से, 1 minute, I'll take different color.
तो वो इनके साथ इस तरीके से एसोसिएशन में रहते हैं, उनके साथ मिल के रहते हैं। और यहाँ पे भी ये सॉइल से मिनरल रहते हैं, जैसे फास्फोरस, वाटर, इस तरीके से मिनरल एब्जॉर्ब करते हैं और ये प्लांट्स को प्रोवाइड करते हैं। और इसकी जगह प्लांट से उन्हें क्या मिलता है, प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करते हैं और उन्हें उसका ग्लूकोज फंगस को प्रोवाइड करते हैं। तो और इनके एसोसिएशन को बोलते हैं माइकोराइजा। आई थिंक सॉरी, स्पेलिंग मैंने गलत लिखा। ये सॉरी, हाँ, माइकोराइजा। ओके, में क्या बताया, फंजाई यूकैरियोट्स होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं, और इसका एक्सेप्शन है यीस्ट जो कि यूनिसेलुलर है। ठीक है, और इसमें एक यीस्ट एक कैटेगरी है जिसके अंदर सैक्रोमाइसिस सेरेवस आता है, जो कि बियर और ब्रेड बनाने के काम आता है, इसलिए इसे बेकर यीस्ट या ब्रूअर यीस्ट भी बोलते हैं। उसके बाद हमने इसका स्ट्रक्चर जाना कि किस तरह के होते हैं, पतले पतले थ्रेड के रूप में होते हैं जिसे हाइफे बोलते हैं, और उस हाइफा के ग्रुप को माइसीलियम बोलते हैं। हाँ, एक चीज़ मैंने यहाँ नहीं बताया था कि ये इस तरीके से ट्यूब के फॉर्म में हैं, इस तरीके से ट्यूब के फॉर्म में हैं, कुछ ट्यूब के फॉर्म में होते हैं, और इसमें न्यूक्लियस होता है, बहुत सारे इस तरीके से न्यूक्लियस है। इनके बीच में कोई भी डिवीज़न नहीं होता, तो इसे असेप्टेट हाइफे बोलते हैं, असेप्टेट। और कुछ ऐसे हाइफे होते हैं जिनके बीच में ऐसे इस तरीके से सेक्शंस होते हैं। ठीक है, ऐसे को हम सेप्टेट हाइफे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेप्टेट हाइफे। और इनके सेल वॉल काइटिन के बने होते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन, सैप्रोफाइटिक, पैरासिटिक और सिम्बायोटिक। 3 तरीके से ये न्यूट्रिशन इनको मिलता है। सैप्रोफाइटिक डेड और डिकेइंग, पैरासिटिक लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर, और सिम्बायोटिक दूसरे के साथ एसोसिएशन में रहते हैं। सैप्रोफाइटिक में मैं पिछले क्लास में बता चुकी हूँ कि ये पहले भोजन जो होता है इसको उस पर एंजाइम्स डाल के पहले उसको डाइजेस्ट कर लेते हैं और फिर वो लेते हैं, उसको इंजेक्ट करते हैं। ठीक है, वो लास्ट क्लास में मैं आपको इसका डिटेल बता चुकी थी। अभी हम लोग पढ़ते हैं इसका फंजाई को 4 ग्रुप, हमारे बुक में हमें 4 ग्रुप के बारे में पढ़ना है। 4 ग्रुप में डिवाइडेड होते हैं जिनके नाम होते हैं, जो आपको लर्न करना पड़ेगा। फाइकोमाइसिटिस, फाइकोमाइसिटिस। ठीक है, सॉरी, इसका मैं साइज़ थोड़ा छोटा कर लूँ। या ये ओके, फाइकोमाइसिटिस। ठीक है, इनका सेकंड ग्रुप होता है, वो है एस्कोमाइसिटिस।
जो ये सारे नाम आपको लर्न करने पड़ेंगे। आप एक दो बार आपको ऐसा लग रहा होगा कि डिफ़िकल्ट है, कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। जब आप इसके बारे में डिटेल पढ़ोगे या एक दो बार पढ़ोगे, ये नाम अपने आप याद हो जाएगा। इसका थर्ड है बेसिडियोमाइसिटिस, एंड फोर्थ इज ड्यूट्रोमाइसिटिस। ओके, तो नाम कोई डिफ़िकल्ट नहीं है, मुझे याद हो गया, आप भी पढ़ोगे दो बार याद हो जाएगा। अभी फाइकोमाइसिटिस में क्या होता है, तो इसमें ये फाइकोमाइसिटिस का मैंने एनसीईआरटी बुक से ये लिया है। इसमें मेंबर्स ऑफ फाइकोमाइसिटिस आर फाउंड इन एक्वेटिक हैबिटेट, यानी कि फाइकोमाइसिटिस के जो मेंबर्स होते हैं वो एक्वेटिक हैबिटेट में रहते हैं एंड ऑन डिकेइंग वुड इन मॉइस्ट एंड डैम्प प्लेसेस। ठीक है, तो इसमें जैसे कि पहले मैं बता चुकी हूँ कि ये इनको ह्यूमिड एनवायरनमेंट ज़्यादा पसंद आता है, तो ये मॉइस्ट एनवायरनमेंट में ग्रो करते हैं। ठीक है, डिकेइंग वुड पे ग्रो करते हैं क्योंकि ये सैप्रोफाइटिक होते हैं। ओके, एंड ऑब्लिगेट पैरासाइट्स होते हैं प्लांट्स पे। ऑब्लिगेट पैरासाइट्स का मतलब क्या होता है, वो पैरासाइट ही हैं, इस पैरासिटिक फॉर्म में ही अपना न्यूट्रिशन ले सकते हैं, नहीं तो वो मर जाएंगे। वो लिविंग होस्ट के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं और उनसे अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। ठीक है, तो ये ऑब्लिगेट पैरासाइट्स है प्लांट्स पे। ठीक है, और इनके द माइसीलियम इज असेप्टेट एंड सिनोसिटिक। इनके माइसीलियम असेप्टेट होते हैं, जो मैं पहले बता चुकी हूँ। इनमें इस तरह के इनके माइसीलियम होते हैं। ठीक है, और सेनोसिटिक होते हैं। सेनोसिटिक कंडीशन क्या होता है, जब न्यूक्लियस डिवाइड होता है और सेल डिवाइड नहीं होता। न्यूक्लियस डिवाइड होता है, वो फिर सेल बड़ा होता है और सेल दो पार्ट में डिवाइड होता है। मगर यहाँ पे क्या होता है, इसका न्यूक्लियस जब डिवाइड होता है, सेल डिवाइड नहीं होता, उसमें एक साथ बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं, और वैसे कंडीशन को सेनोसिटिक कंडीशन बोलते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक ट्यूब की तरफ पतले थ्रेड की तरह स्ट्रक्चर है ये, इसमें बहुत सारे न्यूक्लियस हैं। तो ये इनके माइसीलियम असेप्टेट होते हैं, बीच में कोई भी डिवीज़न नहीं होता है, कोई भी सेक्शन नहीं होता इनमें, और ये सेनोसिटिक है। ये न्यूक्लियस है इनके। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय जूस्पोर्स और बाय एप्लांजोस्पोर्स। तो इनके जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं, इनमें असेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों तरह के रिप्रोडक्शन होते हैं। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि दोनों में डिफरेंस क्या है, असेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। असेक्सुअल में सिर्फ एक पेरेंट इन्वॉल्व होता है और उसमें ही अलग अलग तरीके से फ्रेगमेंटेशन के थ्रू या और भी मेथड होते हैं जिससे वो रिप्रोड्यूस करते हैं स्पोर्स के फॉर्मेशन से। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट्स मिलके और ज़ायगोट का फॉर्मेशन करते हैं। तो यहाँ पे ये दोनों मेथड से रिप्रोड्यूस करते हैं, असेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों मेथड। अब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये इस तरीके से, ये मान लो इनका हाइफा है, इसमें इन्हें रिप्रोडक्शन करना है, तो वो क्या करते हैं, इस तरीके से एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है, इस तरीके का एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे स्पोरेंजियम बोलते हैं। ठीक है, और इसके अंदर स्पोर्स का फॉर्मेशन करते हैं
ये स्पोर्स बनाते हैं। स्पोर्स क्या होता है? स्पोर्स कुछ नहीं, बस न्यूक्लियस है और साइटोप्लाज्म, इस तरीके से स्पोर्स का फॉर्मेशन करते हैं। ओके। और उसके बाद दो तरह का स्पोर फॉर्मेशन करते हैं, आपके एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है। ये एक जू स्पोरेंजियम बनाते हैं और दूसरा स्पोरेंजियम, यहाँ आप देख सकते हो दो दिया हुआ है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय जू स्पोर्स। जू स्पोर्स बनाते हैं एंड एप्लानोस्पोर्स। ये दो नाम आप याद रखो। दो तरह के स्पोर्स कौन से बनते हैं? एक जू स्पोर्स बनते हैं और दूसरा एप्लानोस्पोर्स बनते हैं। ठीक है, और एप्लानोस्पोर्स। ठीक है, और इसमें ये भी याद रखना आप कि जू स्पोर्स जो होते हैं वो मोटाइल होते हैं और एप्लानोस्पोर्स नॉन मोटाइल। ये दो चीज़ें आप याद रखनी है आपको। उसके बाद ये क्या करते हैं, ये स्पोर्स का फॉर्मेशन जब हो जाता है पूरा, तो ये यहाँ से ये फट जाते हैं। ठीक है, और ये स्पोर्स बाहर निकल आते हैं। इस तरीके से ये स्पोरेंजियम जो होता है वो फट जाता है और ये स्पोर्स बाहर निकल आते हैं। इस तरीके से ये स्पोर्स बाहर निकल आते हैं और फिर कोई सरफेस होता है उस पर आके जर्मिनेट कर जाते हैं। जब उनका फेवरेबल कंडीशन होता है, उनको ह्यूमिड एनवायरनमेंट मिलता है, तो इस तरीके से यहाँ पे फिर से वो जर्मिनेट करके और हाइफा बनाते हैं। इस तरीके से ये इनका लाइफ साइकिल चलता है। ये हो गया इनके असेक्सुअल मेथड। दूसरा जो ये नॉर्मल कंडीशन में करते हैं, और दूसरा एक सेक्सुअल मेथड भी होता है। सेक्सुअल मेथड में वो क्या करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वो इस तरीके से, ये हाइफा है, दो हाइफा, ये दूसरा फंगस का हाइफा है। ये दोनों एक दूसरे के पास आते हैं और इस तरीके से 1 मिनट, ये एक स्ट्रक्चर एक साइड में फॉर्म करते हैं। ये इनके न्यूक्लियस है। ये आपस में एक साइड में इस तरीके से एक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं। ठीक है, फिर ये आपस में मिल जाते हैं। इनका साइटोप्लाज्म आपस में मिल जाता है। तो जब साइटोप्लाज्म साइटोप्लाज्म का फ्यूज़न होता है, वैसे स्टेट को प्लाज्मोगैमी बोलते हैं। तो इनमें पहले प्लाज्मोगैमी हुआ, दोनों के साइटोप्लाज्म एक दूसरे से मिल गए। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे एक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं। ये एक हाइफा है और इस तरीके से ये दूसरा है, और बीच में ये एक इस तरीके से एक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं, जिसे हम ज़ाइगोस्पोरेंजियम बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? ज़ाइगोस्पोरेंजियम। मैं और क्लियर लिख देती हूँ। ज़ाइगोस्पोरेंजियम। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पे क्या होता है, ज़ाइगोस्पोरेंजियम के अंदर क्या होता है? पहले जैसे मैंने यहाँ पे बताया था आपको कि दोनों का साइटोप्लाज्म मिलता है। ठीक है, इसको प्लाज्मोगैमी
बोलते हैं प्लाज्मोगैमी, जब दो साइटोप्लाज्म मिलते हैं तो। और यहाँ पे ये ज़ाइगोस्पोरेंजियम के अंदर, ये मैं यहाँ पे और ज़ाइगोस्पोरेंजियम को बड़ा करके बता देती हूँ कि ये ज़ाइगोस्पोरेंजियम है। यहाँ पे दोनों के न्यूक्लियस, ये इसके न्यूक्लियस और ये इस हाइफे के न्यूक्लियस, ये दोनों मिल जाते हैं इस तरीके से, और न्यूक्लियस आपस में फ्यूज़ हो जाते हैं। ऐसे स्टेट को कैरियोगैमी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? कैरियोगैमी। यानी जब दो साइटोप्लाज्म मिलते हैं उसे प्लाज्मोगैमी, और जब दो न्यूक्लियस का फ्यूज़न होता है उसे कैरियोगैमी बोलते हैं। तो यहाँ पे कैरियोगैमी हुआ, दोनों के न्यूक्लियस आपस में मिल गए। उसके बाद ये क्या, इसके बॉडी पे स्पोर्स इस तरीके से, स्पोरेंजियम के अंदर ये स्पोरेंजियम है, स्पोरेंजियम का फॉर्मेशन होता है और उसमें फिर से ये स्पोर्स बनते हैं, हैप्लॉइड स्पोर्स बनते हैं। ये जो कैरियोगैमी हुआ उसके बाद मियोसिस होता है, इसमें मियोसिस होते हैं, उसके डिवीज़न होता है मियोसिस से, और यहाँ पे हैप्लॉइड स्पोर्स बनते हैं। ऐसे स्पोर्स को क्या बोलते हैं? ज़ाइगोस्पोर्स। इसे ज़ाइगोस्पोर्स बोलते हैं। उसके बाद फिर ये स्पोर्स जर्मिनेट होके और इस तरीके से नए हाइफा बनाते हैं। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे दो हाइफा आपस में मिले, उनके साइटोप्लाज्म आपस में मिले, उसके बाद वो ज़ाइगोस्पोरेंजियम बना। ज़ाइगोस्पोरेंजियम के अंदर न्यूक्लियस का फ्यूज़न हुआ जिसे कैरियोगैमी बोलते हैं, और उसके बाद जू स्पोर्स के अंदर स्पोरेंजियम के अंदर जू स्पोर्स का फॉर्मेशन हुआ, और फिर वो स्पोर्स जर्मिनेट करके फिर से नया फंगस बनाए। ये इस तरीके से इनका पूरा लाइफ साइकिल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का चलता है। तो इसमें एनसीईआरटी में these spores are endogenously produced in sporangium. One minute, sorry, I should take another color. A zygospore is formed by fusion of two gametes. zygospores का मैंने आपको बताया था, दोनों के न्यूक्लियस ही इनके गैमेट है, इनमें अलग से कोई गैमेट नहीं बनता है। तो जब दो गैमेट का फ्यूज़न होता है तो वहाँ पे ज़ाइगोस्पोर्स फॉर्म होता है बाय फ्यूज़न ऑफ टू गैमेट्स। दीज गैमेट्स आर सिमिलर इन मॉर्फोलॉजी। हाँ, ये जो दोनों गैमेट होते हैं वो सिमिलर भी हो सकते हैं और डिसिमिलर भी हो सकते हैं। यानी जब दोनों के गैमेट होते हैं वो सेम साइज़ स्ट्रक्चर में सेम होते हैं, जिसे आइसोगैमी बोलते हैं, या फिर डिफरेंट भी हो सकते हैं, एक बड़ा एक छोटा इस तरीके का, जिसे अनआइसोगैमी या ऊगैमस बोलते हैं। इसमें एग्जैक्ट क्या डिफरेंस है वो आप दूसरे चैप्टर में समझोगे। अभी के लिए बस इतना जान लो कि अगर उनका स्ट्रक्चर सिमिलर है तो वो आइसोगैमस, और डिसिमिलर है तो अनआइसोगैमस या ऊगैमस। इनके गैमेट दोनों अलग अलग तरह के भी हो सकते हैं या सेम भी हो सकते हैं। अब इसके एग्जाम्पल्स लर्न करना बहुत ज़रूरी है। इसके एग्जाम्पल्स पूछते हैं तो इसे आप कैसे याद कर सकते हो? ये राइजोपस जो आप ब्रेड के ऊपर देखते हो, ब्रेड के ऊपर इस तरीके से जो फंगस लगता है वो राइजोपस होता है। ठीक है, और तो ये राइजोपस आप नाम याद रखना, एल्ब्यूगो, ये पैरासिटिक फंगस है। ठीक है, ये मस्टर्ड के ऊपर लगता है, पैरासिटिक फंगस है, और एक है म्यूको। ओके,
तो इस तरीके से ये इसके 3 एग्जाम्पल्स जो आपके एनसीईआरटी बुक में दिए हुए हैं वो आप याद रखना है। इसे इसका शॉर्टकट आप शॉर्ट ट्रिक याद कर सकते हो कि इसे राम, ठीक है, R फॉर राइजोपस, A फॉर एल्ब्यूगो एंड M फॉर म्यूकर। ये 3 एग्जाम्पल्स आप लर्न कर लोगे, बहुत ही सिंपल है। तो इस तरीके से ये फाइकोमाइसिटिस का कंप्लीट हुआ। अभी मैं आपको नेक्स्ट जो है वो है एस्कोमाइसिटिस। ये भी एनसीईआरटी बुक से मैं लाई हूँ इसके पिक्चर्स। तो कॉमनली नोन एज, इसको सैक फंगस भी बोलते हैं, ठीक है। एस्कोमाइसिटिस को और क्या बोलते हैं? सैक फंगस। सैक, इसको द एस्कोमाइसिटिस आर मोस्टली मल्टी सेलुलर, ठीक है। इसके एग्जाम्पल्स पेनिसिलियम हैं, और जैसा कि मैं पहले आपको बताई हूँ कि फंगस जो यूनिसेलुलर होता है वो ईस्ट होता है। ईस्ट में ये सैक्रोमाइसिस, ठीक है, वो सैप्रोफाइटिक होते हैं। सारे फंगस सैप्रोफाइटिक होते हैं, डीकम्पोजर्स होते हैं, डेड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म को वो से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। पैरासिटिक होते हैं और कॉप्रोफाइलस होते हैं। कॉप्रोफाइलस मतलब वो डंग पे ग्रो करते हैं, ठीक है। इसके माइसीलियम कैसे होते हैं? ब्रांच्ड होते हैं और सेप्टेट होते हैं। ये देखो इस तरीके से होते हैं इसके माइसीलियम। ये इसका एक हाइफा है, इसमें इस तरीके से ब्रांच्ड होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे न्यूक्लियस, ओके। तो ये क्या है? इनके माइसीलियम इज ब्रांच्ड एंड सेप्टेट, ठीक है। द असेक्सुअल स्पोर्स आर कोनिडिया। हाँ, अभी देखो ये रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं इसके बारे में मैं एक दूसरा पेज लेती हूँ और आपको बताती हूँ। तो इसमें असेक्सुअल, यहाँ मैं पहले लाइन पढ़ देती हूँ। असेक्सुअल स्पोर्स आर कोनिडिया प्रोड्यूस्ड एक्सोजिनसली ऑन द स्पेशल माइसीलियम कॉल्ड कोनिडियोफोर। ये देखो इसमें होता क्या है। ये एक माइसीलियम है जिसका फिगर मैंने यहाँ बना रखा है। इसमें हाँ, अब जब इसको असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना होता है तो इस तरीके से एक स्पेशल माइसीलियम ये बनाते हैं, ठीक है, जिसे कोनिडियोफोर बोलते हैं, ओके। तो ये क्या हो गया? कोनिडियोफोर, ठीक है। उसके बाद इसमें एक्सोजिनसली, यहाँ पे आप एक वर्ड देख रहे होगे, यहाँ पे एक्सोजिनसली का मतलब क्या है? जैसा कि आपने फाइकोमाइसिटिस में देखा था कि वो स्पोर्स उस स्पोरेंजियम के अंदर बन रहे हैं। यहाँ पे जो स्पोर्स होते हैं वो किसी स्पोरेंजियम के अंदर नहीं बनते हैं, ये उसके बाहर बनते हैं। इसलिए इसे हम बोलते हैं कि ये एंडोजिनसली नहीं, एक्सोजिनसली फॉर्म हो रहा है, ठीक है। वन मिनट, या तो यहाँ पे इस तरीके से इसके ऊपर ये कोनिडिया बनता है और उसके बाद ये कोनिडिया इस तरीके से निकल के अलग
जर्मिनेट हो जाता है और फिर से एक नया हाइफे बनता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहा है। एक बार ये लाइन फिर से आप देख लो, अभी आपको पूरा क्लियर होगा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है। द असेक्सुअल स्पोर्स आर कोनिडिया। ये जो असेक्सुअल स्पोर्स है इसे कोनिडिया बोलते हैं। ठीक है, प्रोड्यूस्ड एक्सोजेनसली ऑन द स्पेशल माइसीलियम कॉल्ड कोनिडियोफोर। ये स्पेशल माइसीलियम है, ठीक है, जिसे कोनिडियोफोर बोलते हैं। इसके ऊपर ही ये कोनिडिया फॉर्म होता है, और वो फॉर्म कैसे होता है, एक्सोजेनसली, यानी कि वो उसके अंदर नहीं, उसके ऊपर में फॉर्म होता है। ठीक है, कोनिडिया ऑन जर्मिनेशन प्रोड्यूस्ड माइसीलियम, और जब कोनिडिया जर्मिनेट होता है उसके बाद नया माइसीलियम बनता है। हो गया आपका असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अभी इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखो कैसे होता है। मैं यहाँ समझाती हूँ। ठीक है, तो जैसा कि अभी आपने देखा था, इस तरीके से ये माइसीलियम है, इसमें स्पेशल माइसीलियम फॉर्म हुआ कोनिडियोफोर, और उसके ऊपर यहाँ पे कोनिडिया बना। ठीक है, अब एक यहाँ पे सपोज एक दूसरा माइसीलियम है, दूसरा कलर ले लेती हूँ, ज़्यादा क्लियर होगा। सपोज ये एक दूसरा माइसीलियम है। ठीक है, अब इस माइसीलियम पे जब इसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना होता है तो ये यहाँ पे इसका कोनिडिया, पहले इसको ब्रांच्ड मैं बना दूँ, क्योंकि इसके जो माइसीलियम होते हैं वो हमेशा ही ब्रांच्ड होते हैं, सिर्फ फाइकोमाइसिटिस को छोड़कर। फाइकोमाइसिटिस में असेप्टेट होता है, उसके अलावा जितने भी होते हैं बसीडियोमाइसिटिस, एस्कोमाइसिटिस, यूट्रोमाइसिटिस, सारे सेप्टेट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये एक दूसरा माइसीलियम है, इसके ऊपर ये यहाँ से इसका कोनिडिया आके इसके ऊपर इस तरीके से लग जाता है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे इसका न्यूक्लियस, ये जो दूसरा वाला माइसीलियम है, यहाँ पे इसका भी न्यूक्लियस आ जाता है, और कोनिडिया का ये जो ये स्ट्रक्चर था उसके अंदर यहाँ पे ये न्यूक्लियस और एक ये इसका न्यूक्लियस, दोनों न्यूक्लियस एक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, उसके अंदर ये दोनों न्यूक्लियस आ जाते हैं। अभी इस स्ट्रक्चर को हम इसे एस्कस बोलते हैं। ठीक है, क्लियर। अभी इसमें होता क्या है कि जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पे इसके दोनों के न्यूक्लियस आ गए इस एस्कस में। यहाँ इस स्टेज पे यहाँ प्लाज्मोगैमी पहले हो चुका है, दोनों के साइटोप्लाज्म आपस में मिल चुके हैं, और यहाँ पे इसके न्यूक्लियस अभी फ्यूज़ नहीं हुए, इसके न्यूक्लियस अभी मिले नहीं हैं, यानी कि कैरियोगैमी नहीं हुआ है। ठीक है, तो इस फेज को क्या बोलते हैं, डाई कैरियन फेज, यानी कि यहाँ दोनों के न्यूक्लियस तो हैं बट उनके न्यूक्लियस आपस में फ्यूज़ नहीं हुए हैं। ठीक है, इस स्टेज को क्या बोलते हैं, डाई कैरियन, डाई कैरियन स्टेज बोलते हैं। यहाँ पे N+N स्टेज होता है, दोनों के न्यूक्लियस होते हैं मगर ये अलग अलग है, और इस स्टेज में ये काफ़ी दिन तक भी रह सकते हैं। ठीक है,
ये इसके न्यूक्लियस तुरंत आपस में फ्यूज़ नहीं होते हैं। ओके, जिस तरीके से आपने पहले देखा था उसमें फाइकोमाइसिटिस में उसके प्लाज्मोगैमी हुआ और उसके तुरंत बाद ही कैरियोगैमी हो गया। ठीक है, यहाँ पे ऐसा नहीं होता। और इसके बाद फिर ये जब इनके न्यूक्लियस इस तरीके से इनके न्यूक्लियस जो होते हैं वो फिर आपस में फ्यूज़ हो जाते हैं। ओके, इस स्टेज को हम कैरियोगैमी बोलते हैं। ठीक है, और ये जब न्यूक्लियस आपस में फ्यूज़ हो गए तो इस तरीके से, जैसे मैं यहाँ पे एस्कस बना देती हूँ, इस तरीके से ये बन जाता है। ठीक है, और इसके अंदर ये इनके न्यूक्लियस होते हैं और ये अकेले नहीं होते, ये इस तरीके से बहुत सारा मिलके बनाते हैं। इस तरीके का एस्कस ग्रुप में बनता है और ये इसके ऊपर एक इस तरह का कवर आता है, सैक लाइक स्ट्रक्चर आता है, इसके अंदर ये बनते हैं। ठीक है, ये एक कोनिडिया से नहीं होता, इसके अंदर इस तरीके से ग्रुप में होते हैं और उसके ऊपर इस तरीके का एक कवर होता है, सैक लाइक कवर होता है, इसीलिए इसको सैक फंजाई भी बोलते हैं। एस्कोमाइसिटिस को सैक फंजाई बोलते हैं और इसे क्या बोलते हैं, इसे हम एस्कोकार्प बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद ये फिर यहाँ से ये बर्स्ट होता है और इसके छोटे छोटे जो एस्कोस्पोर्स होते हैं, ये स्पोर्स होते हैं जिन्हें हम एस्कोस्पोर्स बोलते हैं, एस्कोस्पोर्स। ठीक है, ये एस्कोस्पोर्स निकलते हैं, ये एस्कोकार्प बर्स्ट होने के बाद, और उसके बाद ये जर्मिनेट होके फिर से नया फंजाई बनाते हैं। ठीक है, होप आपको क्लियर हो गया होगा। एक बार मैं फिर से ये पूरा बता देती हूँ, आपका रिवाइज हो जाएगा, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे ये सबसे पहले ये एक माइसीलियम है, उसमें अगर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना है तो एक नया स्ट्रक्चर फॉर्म होता है जिसे हम कोनिडियोफोर बोलते हैं और उसके ऊपर ये कोनिडिया लगे होते हैं। ठीक है, और इस कोनिडिया असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये कोनिडिया यहाँ पे ही उससे अलग होके जर्मिनेट हो जाते हैं और फिर से नया माइसीलियम बनता है। ओके, लेकिन अगर यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर करना होता है तो एक नया, ये आप देख रहे हो, ये एक नया माइसीलियम यहाँ पे रहता है, उसमें पहले वाले माइसीलियम से जो कोनिडिया बना है वो कोनिडिया आके इससे अटैच हो गया। ओके, और उसके बाद यहाँ पे दोनों के साइटोप्लाज्म आपस में मिल गए, यानी कि प्लाज्मोगैमी हो गया और न्यूक्लियस दोनों एक नए उसके एक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है जिसको एस्कस बोलते हैं, उसमें ये दोनों के न्यूक्लियस चले जाते हैं। इस स्टेज को डाइकैरियन स्टेज बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे उनके न्यूक्लियस आपस में फ्यूज़ नहीं होते। ठीक है, फिर इसमें काफ़ी टाइम भी लग जाता है, काफ़ी साल भी लग सकते हैं, और उसके बाद फिर इनके न्यूक्लियस आपस में फ्यूज़ होते हैं। न्यूक्लियस फ्यूज़ होने के स्टेज को कैरियोगैमी बोलते हैं और न्यूक्लियस जब फ्यूज़ होते हैं तो इस तरीके का एक एस्कोकार्प के अंदर, एक सैक लाइक स्ट्रक्चर के अंदर यहाँ पे आप देख सकते हो कि एस्कोस्पोर्स बने हुए हैं और ये फिर जब बर्स्ट होता है तो ये एस्कोस्पोर्स बाहर निकल जाते हैं और जर्मिनेट होने के बाद फिर से नया माइसीलियम बनाते हैं। तो ये हो गया आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरीके से हुआ। चलिए एक बार मैं इसको फिर से पढ़ देती हूँ, आपका NCERT। तो the asexual spores are conidia produced exogenously
on the special mycelium called conidiophores. Conidia on germination produced mycelium. ठीक है. Sexual spores are called ascospores. आपने देखा वहाँ ascospores का फॉर्मेशन हुआ था, विच आर प्रोड्यूस्ड एंडोजिनसली. वो एस्कोस्पोर्स कहाँ फॉर्म हुए थे? एक सैक लाइक स्ट्रक्चर के अंदर फॉर्म हुए थे, जिस सैक लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग एस्कोकार्प बोलते हैं. उस सैक लाइक स्ट्रक्चर के अंदर ये एंडोजिनसली फॉर्म हुए थे. ये कैसे फॉर्म हुए थे? एंडोजिनसली. क्यों एंडोजिनसली? मतलब उसके अंदर फॉर्म हुए थे. ठीक है. दीज एस्की, ये जो एस्कस है ये सिंगुलर है, इसका प्लूरल है एस्की. तो दीज एस्की आर अरेंज्ड इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रूटिंग बॉडीज कॉल्ड एस्कोकार्प. ठीक है. ये एस्कोकार्प के ऊपर हुए थे. और इसके एग्जाम्पल्स, हाँ इसके एग्जाम्पल्स आपको लर्न करने हैं जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है. इसके एग्जाम्पल्स के लिए मैं आपको एक ट्रिक बता देती हूँ कि आप इसको कैसे लर्न कर सकते हो. 1 मिनट. मैं यहाँ पे ही आपको बता देती हूँ ताकि आप एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स के साथ उसको रिलेट कर सको. यहाँ पे आपको क्या क्या दिखा एग्जाम्पल में? एक था यीस्ट, एक माइसीलियम. यहाँ पे एग्जाम्पल्स है क्लेविसेप्स एंड न्यूरोस्पोरा और मोरल्स एंड ट्रफल्स. ये नाम आपको याद करने हैं. तो इसको ये आप ट्रिक ऐसे याद कर सकते हो कि सपोज एक आदमी है, उसे पिकनिक पे जाना है. पिकनिक पे जाने के लिए उसने एक बैग लिया. ठीक है. सैक लिया. ओके. इसे सैक फंजाई बोलते हैं. ये आप इससे याद रख सकते हो. अब इस सैक के अंदर उसने क्या क्या डाला? इस सैक के अंदर उसने बियर बनाने के लिए थोड़ा सा ईस्ट लिया. ओके. और खाने के लिए मोरल्स एंड ट्रफल्स लिया. ओके. ये 2 चीज़ें ली. उसके बाद वो गया और नहीं, थोड़ा सा प्रिकॉशन के लिए, कहीं कुछ बीमार ना हो जाए, प्रिकॉशन के लिए उसने पेनिसिलिन रख लिया. तो पेनिसिलियम. ओके. उसके बाद वो गया और वहाँ पे उसने एक आसन बिछाया. ठीक है. उसने एक आसन बिछाया. ठीक है. ACN. सी से आप याद कर सकते हो क्लैविसेप्स और एन से आप याद कर सकते हो न्यूरोस्पोरा. ठीक है. तो आपने क्या क्या याद किया? उस आदमी ने क्या लिया? सैक लिया. ठीक है. उसके अंदर उसने बियर बनाने के लिए, ब्रेड बनाने के लिए उसने यीस्ट लिया. फिर खाने के लिए मोरल्स एंड ट्रफल्स लिए और साथ में फॉर अ सेफ साइड उसने पेनिसिलियम ले लिया. ठीक है. और वो फील्ड पे गया, उसने आसन बिछाया. C फॉर क्लेविसेप्स एंड N फॉर न्यूरोस्पोरा. और न्यूरोस्पोरा का आप यूज़ भी याद कर लो, बिकॉज ये भी एग्जाम्स में आता है कि न्यूरोस्पोरा इज़ यूज्ड एक्सटेंसिवली इन बायोकेमिकल एंड जेनेटिक वर्क. आप सिर्फ इतना याद कर लो कि ये बायोकेमिकल और जेनेटिक वर्क में यूज़ होता है. ठीक है. तो ये एस्कोमाइसिटिस आपका क्लियर हो गया. इसे आप घर पे खुद से रीड करना, आपको इसकी एक लाइन समझ में आ जाएगी. वैसे मैंने यहाँ रीड करा दिया है, मगर आपको सेल्फ स्टडी इसमें बहुत इम्पोर्टेंट है. ठीक है. अब नेक्स्ट जो है वो हमें पढ़ना है बेसिडियोमाइसिटीज़ के बारे में.
बेसिडियोमाइसिटिस में क्या होता है कि हम लोग, एक मिनट, तो उसने यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल इसका नहीं बताया था, ये एस्परजिलस। तो जब उसने आसन बिछाया तो ACN, A फॉर एस्परजिलस, C फॉर क्लेविसेप्स, N फॉर न्यूरोस्पोरा। यहाँ मैं लिख देती हूँ एस्परजिलस। तो मैंने अभी क्या बताया कि एक आदमी था, वो पिकनिक पे जा रहा था, उसने एक सैक लिया, उसके अंदर उसने बियर बनाने के लिए, ब्रेड बनाने के लिए थोड़ा ईस्ट डाला, फिर खाने के लिए मोरल्स एंड ट्रफल्स लिए, और सेफ साइड, फॉर अ सेफ साइड उसने पेनिसिलियम रख लिया। ओके, वो फील्ड पे गया और उसने आसन बिछाया, और आसन ACN, A for aspergillus, C for claviceps, and N for neurospora. Okay, N for neurospora. Okay, और यहाँ पे आपके बुक में न्यूरोस्पोरा का यूज़ भी दिया है, जो आप याद कर लेना कि न्यूरोस्पोरा इज़ यूज्ड एक्सटेंसिवली इन बायोकेमिकल एंड जेनेटिक वर्क, यानी कि इसका बायोकेमिकल और जेनेटिक वर्क में बहुत यूज़ होता है। ठीक है, तो ये आपका बेसिडियोमाइसिटिस, अब मैं शुरू करूँगी। ये एस्कोमाइसिटिस कंप्लीट हो गया। आप इसकी लाइंस फिर से एक बार रीड करना, आपको पूरा क्लियर होगा, पूरा समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट बेसिडियोमाइसिटिस के बारे में पढ़ते हैं। तो पहले NCERT बुक से रीड कर लेती हूँ। Commonly known forms of basidiomycetes are mushrooms, ब्रैकेट फंजाई और पफबॉल्स। तो मशरूम जो आप खाते हो, ठीक है, ब्रैकेट फंजाई इस तरह से ट्री के ऊपर इस तरीके से लगते हैं, ब्रैकेट फंजाई, और पफबॉल्स इस तरह से गोल से होते हैं, ये पफबॉल्स है। दे ग्रो इन सॉइल, ऑन लॉग्स एंड ट्री स्टम्प्स एंड लिविंग प्लांट बॉडीज एज पैरासाइट्स। ये इस तरीके से सॉइल पे ग्रो करते हैं, लॉग्स और ट्री स्टम्प्स पे, और प्लांट पे पैरासाइट की तरह वो होते हैं और ग्रो करते हैं। उनमें डिजीज़ कॉज करते हैं, जिसे हम रस्ट एंड स्मट्स बोलते हैं। ठीक है, रस्ट और स्मट्स ये नाम क्यों दिया गया? रस्टी कलर होता है, इसलिए इस डिजीज़ का नाम रस्ट दिया गया, और स्मट्स बिल्कुल ब्लैकिश कलर आ जाता है, सूटी सा कलर, इसके कारण इस डिजीज़ का नाम स्मट दिया गया। ठीक है, तो इस तरीके से वो प्लांट बॉडी पे पैरासाइट्स होते हैं। द माइसीलियम इज ब्रांच्ड एंड सेप्टेट। या सिर्फ फाइकोमाइसिटिस को छोड़कर जितने और फंजाई के ग्रुप हैं, वो सारे ही सेप्टेट होते हैं। ठीक है, तो बेसिडियोमाइसिटिस भी ब्रांच्ड एंड सेप्टेट है। ओके, द असेक्सुअल स्पोर्स आर जनरली नॉट फाउंड। इनमें असेक्सुअल स्पोर्स नहीं बनते, जैसा कि आपने पहले देखा है फाइकोमाइसिटिस और एस्कोमाइसिटिस में असेक्सुअल स्पोर्स बनते हैं, ऐसा कोई स्पोर इसमें नहीं बनता। ओके, और इसमें सेक्स ऑर्गन भी नहीं होता। तो ये रिप्रोडक्शन करते कैसे हैं? ये सिर्फ और सिर्फ, हाँ, असेक्सुअल स्पोर्स तो नहीं बनता, मगर वो रिप्रोडक्शन असेक्सुअल कैसे करते हैं? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करते हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में क्या होता है? इनका कुछ पार्ट टूट के गिर जाता है और फिर वहाँ से नया माइसीलियम ग्रो कर जाता है, इसे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बोलते हैं। ठीक है, ये फ्रेगमेंटेशन से होता है। और सेक्स ऑर्गन, जैसा कि मैंने बोला कि सेक्स ऑर्गन इसमें नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं।
वो कैसे होता है वो मैं आपको बताती हूँ। यहाँ 1 मिनट, हाँ यहाँ बताती हूँ मैं आपको। ये सपोज एक फंगजाई का ये है, ये माइसीलियम है, हाइफे है, ठीक है। और एक यहाँ पे दूसरे हाइफा है, एक दूसरा हाइफा है यहाँ पे। अब इन्हें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना है, इसके लिए क्या करेंगे, ये यहाँ से अपना ये एक ब्रांच निकालता है, ठीक है। और यहाँ से ये अपना एक ब्रांच निकालता है और दोनों आपस में फ्यूज़ हो जाते हैं। यहाँ से इसका ब्रांच आया, यहाँ से इसका ब्रांच आया और दोनों आपस में क्या हो गए, फ्यूज़ हो गए। और फ्यूज़ होके एक नया हाइफा बनाए, ठीक है। तो यहाँ पे ये जब दोनों फ्यूज़ हुए तो उनके साइटोप्लाज्म आपस में मिल गए। ये स्टेज को प्लाज्म यानी यहाँ पे प्लाज्मोगैमी हो गया। प्लाज्मोगैमी अभी तक आपका क्लियर हो गया होगा, प्लाज्मोगैमी किसे बोलते हैं। तो यहाँ पे एक नया दोनों मिले और मिलने के बाद एक नया स्ट्रक्चर बना लिए, नया हाइफा बना लिए और यहाँ पे प्लाज्मोगैमी हो गया। अब ये हाइफा ग्रो करते गया और यहाँ पे एक नया, इसे मैं यहाँ बना लेती हूँ, ऊपर में एक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है जिसे हम इस तरीके से, एक स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ, हाँ इस तरीके से एक स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाता है जिसे बेसिडियोकार्प बोलते हैं। बेसिडियोकार्प के अंदर इन दोनों के न्यूक्लियस आ जाते हैं, ये इसका न्यूक्लियस और ये इसका न्यूक्लियस, ठीक है। दोनों के न्यूक्लियस आ गए यहाँ पे। और अभी इनके न्यूक्लियस आपस में फ्यूज़ नहीं हुए हैं, ठीक है। इनके न्यूक्लियस भी जैसा कि एस्कोमाइसिटिस में आपने देखा था कि डाइकैरियन स्टेज होता है, दोनों के न्यूक्लियस एक जगह आते हैं बट आपस में तुरंत फ्यूज़ नहीं होते। तो ये इनका डाइकैरियन स्टेज है। लेकिन उसके बाद ये एक अकेला जो ये स्पेस है, ठीक है, इसे हम बोलते हैं बेसिडियम। ये अलग सा मैं यहाँ बना लेती हूँ, ये है बेसिडियम। अब बेसिडियम के अंदर दोनों के न्यूक्लियस हैं, ओके। अब उसके बाद यहाँ पे कैरियोगैमी होता है। कैरियोगैमी यानी कि इनके न्यूक्लियस जो होते हैं वो आपस में फ्यूज़ कर जाते हैं, इस तरीके से वो आपस में फ्यूज़ कर गया, ठीक है। अब फ्यूज़ करने के बाद क्या होता है वो अभी तक आप समझ चुके होंगे। अब इसमें क्या होगा, यहाँ पे 2n स्ट्रक्चर बना, उसके बाद इनमें मियोसिस होता है। डाइकैरियन स्टेज के बाद मियोसिस होता है। तो इस तरीके के 4 इनके न्यूक्लियस बन गए, हैप्लॉइड, ओके। अब ये जो हैं उसके बाद ये जो स्पोर्स बनाते हैं ये अंदर नहीं बनाते, ये इस तरीके से बाहर स्पोर बनाते हैं, ठीक है। ये बेसिडियम है और उसके बाद ये स्पोर्स जर्मिनेट करके फिर से एक नया माइसीलियम बनाते हैं, ठीक है। होप ये क्लियर हो गया होगा। एक बार मैं फिर से बता देती हूँ। यहाँ पे दोनों के हाइफा आपस में मिल गए और एक नया हाइफा बनाए और उसके बाद वहाँ पे एक नया स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ जिसे बेसिडियोकार्प बोलते हैं।
बेसिडियोकार्प के अंदर दोनों के न्यूक्लियस वहाँ पे आ गए, और न्यूक्लियस जिस के अंदर रहते हैं वैसे स्ट्रक्चर को बेसिडियम बोलते हैं। बेसिडियम में फिर कैरियोगैमी होता है। कैरियोगैमी में दोनों के न्यूक्लियस फ्यूज़ हो जाते हैं। न्यूक्लियस फ्यूज़ होने के बाद उनमें मियोसिस होता है और 4 हैप्लॉइड स्पोर्स बनते हैं। मगर इनके बेसिडियम में ये न्यूक्लियस जो है वो एंडोजिनसली नहीं बल्कि वो बाहर बनाते हैं स्पोर्स। तो यहाँ पे आप देख रहे होगे कि बाहर इनके स्पोर्स बने और फिर ये स्पोर्स जर्मिनेट हो गए और नया फंगस बनाए। ठीक है, तो इस तरीके से ये इनका सेक्सुअल लाइफ साइकिल कंप्लीट हुआ। अभी एनसीईआरटी की बुक रीड करती हूँ, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। द सेक्स ऑर्गन्स आर एब्सेंट, इनमें अलग से कोई सेक्स ऑर्गन का फॉर्मेशन नहीं हुआ, सेक्स ऑर्गन नहीं थे। But plasmogamy is brought about by fusion of two vegetative or somatic cells of different strains or genotype. Clear? The resultant structure is dikaryotic, which ultimately give rise to basidium. यहाँ देखो resultant structure जो है यहाँ पे dikaryotic structure है, इसमें इन दोनों के न्यूक्लियस है मगर ये आपस में फ्यूज नहीं हुए अभी। ठीक है, resultant structure is dikaryotic structure, and karyogamy and meiosis take place in the basidium, producing 4 basidiospores. The basidiospores are exogenously, ये आपने देखा था बाहर प्रोड्यूस हुए हैं ऑन basidium. The basidia are arranged in fruiting bodies called basidiocarp. basidia जिस फ्रूटिंग बॉडीज में था उसे बेसिडियोकार्प बोलते हैं। ये देखो आप, ये बेसिडियोकार्प है, मशरूम टाइप का स्ट्रक्चर। ओके, सम कॉमन मेंबर्स आर, हाँ अब ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। एगैरिकस, एगैरिकस जिसे मशरूम बोलते हैं, उस्टिलागो, स्मट एंड रस्ट। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल्स जो हैं वो आप लर्न कर लोगे। एगैरिकस मशरूम, अस्टिलागो जो स्मट कॉज करता है, ठीक है, एंड पक्सीनिया जो रस्ट कॉज करता है। ये 3 नाम हैं, एगैरिकस, अस्टिलागो एंड पक्सीनिया। इसे आप शॉर्ट में PUA इससे याद कर सकते हो। P फॉर पक्सीनिया, U फॉर अस्टिलागो, A फॉर एगैरिकस। और एग्ज़ाम में ये भी आता है रस्ट कौन सा किस फंगस से होता है, तो आपको नाम याद रखना होगा। पक्सीनिया, स्मट कॉज होता है अस्टिलागो से। ठीक है, उसके बाद ये आपका बेसिडियोमाइसिटिस कंप्लीट हुआ। अभी नेक्स्ट है ड्यूट्रोमाइसिटिस। इसको मैं इरेज कर देती हूँ 1 मिनट। तो ड्यूट्रोमाइसिटिस ये एनसीईआरटी की बुक से रीड कर लेती हूँ। कॉमनली नोन एज इम्परफेक्ट फंजाई, इनको इम्परफेक्ट फंजाई बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इनका सिर्फ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये करते हैं, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं करते। तो चूँकि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं करते हैं इसलिए इनको इम्परफेक्ट फंजाई के बोल दिया गया। ठीक है, तो कॉमनली नोन एज इम्परफेक्ट फंजाई बिकॉज ओनली द asexual or vegetative phase of these fungi are known. ठीक है, when the sexual forms of these fungi were discovered, they were moved into classes like classes they rightly belong to. हाँ, अब जैसे कोई फंजाई जब पता चला
उनका जैसे ही सेक्सुअल फॉर्म पता चला कि ये तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, तो उनको उठा के ड्यूट्रोमाइसिटिस, पहले ड्यूट्रोमाइसिटिस में रखा जब उनको सिर्फ पता चला कि ये सिर्फ असेक्सुअल करते हैं। फिर बाद में जब डिस्कवर हुआ नहीं, ये सिर्फ असेक्सुअल ही नहीं बल्कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करते हैं, तो उनको किस तरीके से करते हैं उसको उठा के फिर एस्कोमाइसिटिस या बेसिडियोमाइसिटिस के अंदर उन क्लासेस में डाल दिया गया जिससे वो बिलोंग करते हैं। ठीक है। इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल दैट असेक्सुअल एंड वेजिटेटिव स्टेज have been given one name and placed under Deuteromycetes, and sexual stage another and placed under another class. हाँ, कभी कभी क्या हुआ कि जब इनका कोई फंजाई के बारे में पता चला, उनके सिर्फ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पता चला, उनको उठा के पहले ड्यूट्रोमाइसिटिस में रखा और उसको एक नाम दिया। ठीक है। फिर एक फंजाई के बारे में पता चला जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, उनको दूसरे क्लास में डाला। बाद में पता चला ये दोनों तो एक के ही टाइप है, एक ही है, तो फिर उनको चूँकि पहले एक को ड्यूट्रोमाइसिटिस में रखा दूसरा नाम देके और दूसरे को दूसरे क्लास में रखा। फिर जब पता चला नहीं दोनों तो एक ही है, तो फिर उनको उठा के उनके अपने एस्कोमाइसिटिस या बेसिडियोमाइसिटिस, फाइकोमाइसिटिस जिसमें भी हो उस क्लास में रख दिया। लेटर व्हेन द लिंकेजेस वेर एस्टैब्लिश्ड, द फंजाई वो करेक्टली आइडेंटिफाइड, उनका करेक्टली आइडेंटिफिकेशन हुआ कि ये एक्चुअली हैं किस क्लास के, एंड मूव्ड आउट ऑफ द ड्यूट्रोमाइसिटिस, उनको ड्यूट्रोमाइसिटिस से निकाल के दूसरे के अंडर डाल दिया। Once perfect stages of members of Deuteromycetes were discovered, they were often moved to Ascomycetes and Basidiomycetes. Clear? The Deuteromycetes reproduce only by asexual spores known as conidia. ये asexual रिप्रोडक्शन ही करते हैं, और जैसे पहले आप एस्कोमाइसिटिस में पढ़े हो कोनिडिया, वो असेक्सुअल स्पोर्स बनाते हैं जो कोनिडिया होते हैं। ठीक है। द माइसीलियम इज सेप्टेट एंड ब्रांच्ड। फाइकोमाइसिटिस में ही सिर्फ सेप्टेट असेप्टेट होते थे, बाकी सारे में सेप्टेट और ब्रांच्ड होते हैं, इसमें भी सेप्टेट और ब्रांच्ड होते हैं। सम मेंबर्स आर सैप्रोफाइट्स और पैरासाइट्स while a large number of them are decomposers of litter and help in mineral recycling. तो इसमें जो कुछ मेंबर्स होते हैं वो सैप्रोफाइट्स होते हैं या फिर पैरासाइट्स होते हैं, जबकि बहुत ज़्यादा जो इसके मेंबर होते हैं वो डीकम्पोजर्स ऑफ लिटर होते हैं और हेल्प करते हैं मिनरल रिसाइकलिंग में। ये लिटर मीन्स जो कूड़ा होता है, पेपर गिरा होता है, पत्तों के कूड़े होते हैं, तो उनको डीकम्पोज करने में हेल्प करता है। ओके। और मिनरल रिसाइकलिंग में हेल्प करता है, तो ये बहुत सारे हेल्प भी करता है, राइट। सम एग्जाम्पल्स आर, हाँ इसके एग्जाम्पल्स आप याद कर, इसके एग्जाम्पल्स आपको लर्न करने पड़ेंगे। ऑल्टरनेरिया, कोलेटोट्राइकम एंड ट्राइकोडर्मा। इसको आप कैसे याद कर सकते हो? ACT ओके। कैट से आप याद कर सकते हो। C फॉर कोलेटोट्राइकम, A फॉर ऑल्टरनेरिया एंड T फॉर ट्राइकोडर्मा। तो यहाँ पे आपका फंजाई कंप्लीट हुआ, किंगडम फंजाई। होप आपको सारा समझ में आया होगा। ठीक है। तो फंजाई होने के बाद जो नेक्स्ट हमें प्लांटे और एनिमेलिया, ये दो चीज़ पढ़ना है, लेकिन इसका एक सेपरेट चैप्टर है प्लांट्स, जिसमें हमें प्लांट्स के बारे में पढ़ना है और एनिमल्स के बारे में पढ़ना है। तो यहाँ पे मैं इस चैप्टर में इसके बारे में नहीं बताती हूँ, हम लोग जब प्लांट्स और एनिमल किंगडम पढ़ेंगे उसमें इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। ठीक है। अब इस चैप्टर में जो आपको नेक्स्ट पढ़ना है वो है
वायरसेस के बारे में, वायरॉइड, प्रायोन्स एंड लाइकेंस के बारे में। लाइकेंस के बारे में वैसे आपको थोड़ा पता हो गया है, मैंने आपको बता दिया था कि ये एसोसिएशन है एल्गी और फंजाई का। तो अभी ये टाइम हो गया है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बस छोटा सा पार्ट बचा है, उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और उसमें हम लोग ये सारे कवर कर लेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय। आप लोग घर पे पढ़ो और होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अच्छे से तैयारी करो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय।